हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेंडर एंड सोसाइटी से टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हल करेंगे। उसके सभी विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने तकरीबन 50 क्वेश्चंस हल करा के और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, उसे आप जरूर देखें। उसी टॉपिक से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हम बता रहे हैं, उस पे सभी विकल्पों पे चर्चा कर रहे हैं। आशा है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने इसके पिछले वीडियो में हल किए हैं। आज हम 51 नंबर से क्वेश्चन से हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हु वाज द की प्लेयर इन द सेकंड वेव फेमिनिज्म? द्वितीय तरंग नारीवाद की प्रमुख हस्ती कौन थी? तो इसमें जो आंसर है वो है बेटी फ्राइटन। ये ऑप्शन इसमें सही जाएगा। बेटी फ्राइटन को ही द्वितीय तरंग नारीवाद की शुरुआत करने का मुख्य श्रेय दिया जाता है। इनकी एक किताब 1963 में प्रकाशित हुई थी, द फेमिनिन मिस्टिक। किताब प्रकाशित हुई थी 1963 में। इसमें अमेरिका और पूरी दुनिया में महिलाओं की घरेलू समस्याओं को, उनकी सामाजिक स्थिति को उजागर करके उन्होंने इस आंदोलन की नींव रखी थी। और एक चीज के लिए और ये प्रसिद्ध हैं, इन्होंने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन नामक संस्था की भी स्थापना की थी। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन की स्थापना की थी। इसमें दूसरा नाम जो है जूडिथ बटलर का जो ऑप्शन में दिया गया है। तो जो जूडिथ बटलर हैं, ये तृतीय तरंग नारीवाद से संबंधित हैं। तृतीय तरंग से संबंधित हैं ये। और क्वीर थ्योरी की जो है सबसे प्रमुख विचारक हैं। क्वीर थ्योरी क्या है? क्वीर थ्योरी, इसमें भी आगे प्रश्न है, क्वीर थ्योरी किसे कहते हैं उसमें हम चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में भी क्वीर थ्योरी की चर्चा की जा चुकी है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जूडिथ बटलर की, वो है जेंडर ट्रबल। इनकी एक किताब है जो कि उन्होंने 1990 में लिखी थी। और इसमें उन्होंने जेंडर परफॉर्मेटिविटी का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जेंडर परफॉर्मेटिविटी का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। और ये जूलिया क्रिस्टीवा, ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, मनोविश्लेषक हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, उत्तर संरचनावादी हैं। फ्रांसीसी नारीवाद में इनको जोड़ा जाता है और ये द्वितीय तरंग से ये भी जुड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रमुख हस्ती, तो इसमें बेटी फ्राइटन ही आंसर होगा। और सुलामित फायरस्टोन भी जो है द्वितीय तरंग नारीवाद की ही जो है रेडिकल नारीवादी थी। ये भी उसी से जुड़ती हैं, रेडिकल विचारधारा की हैं। और इनकी जो पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, ये भी जो है आंदोलन की मुख्य धारा से संबंधित है, द्वितीय तरंग नारीवाद की। लेकिन प्रमुख हस्ती या जो पहला स्थान माना जाता है वो बेटी फ्राइटन को ही दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ऑनर किलिंग मुख्यतया किससे जुड़ा है? ऑनर किलिंग, तो ऑनर किलिंग आर्थिक विवाद से नहीं जुड़ा है, इसे कोई मतलब उसका नहीं है। सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएं, ऑनर किलिंग जो है सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ा है। प्राकृतिक आपदा से का कोई संबंध नहीं है, राजनीतिक संघर्ष से भी इसका कोई संबंध नहीं है। ऑनर किलिंग क्या है कि जब कोई अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं से इतर जाकर के कोई पुरुष और महिला पारस्परिक विवाह करते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएं उसको स्वीकार नहीं करती हैं, और इसी स्थिति में समाज के ऊपर मतलब एक प्रेशर आता है और इसके कारण से उनकी हत्या कर दी जाती है, उसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। तो ये सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उदार नारीवाद का प्रमुख विचार किसने दिया? तो ये उदार नारीवाद सबसे पहले आता है। नारीवादी के सभी आंदोलनों में से जो पहली तरंग है, जो पहली धारा है, वो उदार नारीवाद की है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट का है। इन्हीं से उदार नारीवाद की शुरुआत होती है। अब इसमें ओलिम्प द गूज, ये जो है फ्रांसीसी क्रांति के समय एक फ्रांसीसी कार्यकर्ता थी, जिन्होंने नारियों मतलब ये विमेंस के राइट्स पे कुछ लिखा था, जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन एंड ऑफ द, ये 1791 में इन्होंने
लिखा था और ये भी शुरुआती नारीवादी थी। लेकिन अगर एकेडमिक लेवल पे देखा जाए तो ओलंपिक द गूज का जो ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन किताब है, ये शुरुआती अकादमिक रूप से उदार नारीवाद को या उसके दर्शन को व्यवस्थित आधार देने का मुख्य श्रेय इन्हें नहीं जाता है, ये मैरी वोllstonecraft को जाता है, जो कि उन्होंने 1792 में, ये तो 1700 में इन्होंने लिखा, 1791, और ये 1792 में इनकी किताब आती है, ये विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये जब किताब आती है तो ये किताब ही एक युगांतकारी पुस्तक मानी जाती है और उदारवादी नारीवाद का जनक मैरी वोllstonecraft को इसी वजह से माना जाता है। ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसीलिए प्रमुख विचार उदार नारीवाद का मैरी वोllstonecraft से जोड़ा जाता है। और इसमें एन ए ओकले, ये ब्रिटिश समाजशास्त्री नारीवादी हैं, इनका जो मुख्य काम है वो सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क, घरेलू श्रम के समाजशास्त्र और सेक्स और जेंडर में अंतर इन्होंने स्थापित किया था, उसको अकादमिक रूप से स्थापित किया था, उस अंतर को, जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, उन दोनों में अंतर समझाया था। सिमोन दी बोवुआर बहुत ही प्रसिद्ध नारीवादी हैं, ये अस्तित्ववादी नारीवादी हैं और ये द्वितीय तरंग से इनको भी जोड़ा जाता है। इनकी जो किताब, जो कालजयी पुस्तक है 1949 में जो लिखी थी इन्होंने, वो है द सेकंड सेक्स। जो किताब इन्होंने लिखी वो एक युगांतकारी पुस्तक है। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि महिलाएं पैदा नहीं होती हैं बल्कि बना दी जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उदार नारीवाद का प्रमुख विचार जो है मैरी वोllstonecraft के साथ जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है ऑनर किलिंग क्या है? व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए हत्या, किलिंग फॉर पर्सनल रिवेंज, नो, इसका संबंध नहीं है। किलिंग टू प्रोटेक्ट फैमिली ऑनर और रेपुटेशन, परिवार के मान सम्मान के लिए रक्षा के लिए हत्या, जैसे कि हमने बताया था कि जो सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं उससे प्रभावित होती हैं, जिससे परिवार के मान सम्मान का पर आंच आती है, इसीलिए ऐसी हत्या की जाती है, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो परिवार के मान सम्मान की रक्षा के लिए हत्या को ही ऑनर किलिंग कहा जाता है। इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है, युद्ध के दौरान हत्या, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कैन बी सीन इन द वर्क ऑफ फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्सी एंड लुइस अल्थुजर। मार्क्सवादी नारीवाद की उत्पत्ति किसके कार्य में देखी जाती है? तो इसमें देखिए मार्क्सवाद से सभी लोग जुड़े हुए हैं। अब इसमें मार्क्सवादी नारीवाद की जो उत्पत्ति है ये फ्रेडरिक एंजल्स के साथ जोड़ी जाती है। कि जो किताब है, हम जानते हैं कि फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने मिल करके बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारे सिद्धांत का निर्माण किया। दोनों लोगों ने मिल करके ही मार्क्सवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है, दोनों ने मिल के काम किया है। लेकिन जो महिलाओं की अधीनता, परिवार और निजी संपत्ति के अंतर संबंधों पर सबसे पहला और व्यवस्थित मार्क्सवादी विश्लेषण जो मिलता है वो फ्रेडरिक एंजल्स के विश्लेषण में ही मिलता है, जो उनके इस काम को मार्क्सवादी नारीवाद का प्रस्थान बिंदु माना जाता है या ओरिजिन माना जाता है। और वो किताब जो थी वो थी द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इसी में इन्होंने मार्क्सवादी नारीवाद के बारे में चर्चा किया है। मार्क्स ने भी मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था, वर्ग संघर्ष और सरप्लस वैल्यू, अधिशेष मूल्य के सिद्धांतों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और उन्होंने ये बताया था कि समाज में वर्गीय शोषण होता है। उन्होंने महिलाओं के श्रम पर चर्चा तो की थी, लेकिन परिवार के भीतर पितृसत्तात्मक संरचना का विस्तृत विश्लेषण कोई अलग से नहीं किया था। तो मार्क्स नहीं होंगे, इसमें फ्रेडरिक एंजल्स ही सही होंगे, जिन्होंने द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट नामक किताब में पहली बार जो है मार्क्स नारीवाद के बारे में चर्चा की है या महिलाओं के शोषण की बात उन्होंने की थी। इसमें एंटोनियो ग्राम्सी, ये मार्क्सवादी विचारक हैं, इटली के हैं, और इन्होंने कल्चरल हेजियोमनी, सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा के लिए इनको जाना जाता है और नारीवाद के उद्भव से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। एंटोनियो ग्राम्सी यही कहना चाहते हैं कि पूंजीपति सर्वहारा का शोषण केवल पूंजी के आधार पर ही नहीं करता, पूंजी के कारण ही नहीं करता, बल्कि वो एक सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करता है। संस्कृति में ही, मतलब जो पूंजीवादी समाज की जो संस्थाएं हैं जो पूंजीवाद का पोषण करती हैं, वो सांस्कृतिक रूप से सर्वहारा के मस्तिष्क में इस बात को बिठा देती हैं कि यही हमारी नियति है और यही सही रास्ता है, यही सामान्य
सामाजिक व्यवस्था है और कल्चरल हेजेमनी के आधार पर पूंजीपति सर्वहारा पर शासन करता है और इसी कल्चरल हेजेमनी के कारण जो सर्वहारा है वो किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करता, अपने अधिकारों की बात नहीं करता। लुइस अल्थुजर भी ये संरचनात्मक मार्क्सवादी हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट हैं, जो अपने वैचारिक राज्य उपकरण के लिए जाने जाते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, ISA के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से मार्क्सवादी नारीवाद की उत्पत्ति फ्रेडरिक एंजल्स की इस किताब में, जो अगला प्रश्न भी है इस किताब में, देखी जाती है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। और ये किताब देखिए फिर वही प्रश्न आ गया है, फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है और ये फ्रेडरिक एंजल्स ने जो किताब लिखी थी 1800 में इसको ये प्रकाशित हुई थी। और ये पुस्तक आप ये जानिए कि आपने लुइस मॉर्गन का, LH मॉर्गन का नाम सुना है, जिन्होंने समाज को 3 भागों में बांटा था, सिवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी के आधार पर उन्होंने समाज का विश्लेषण किया था। तो जो उनका ये एथनोग्राफिकल अध्ययन था मॉर्गन का, नृवंश विज्ञानी मॉर्गन के शोध का उपयोग करते हुए ये तर्क दिया था फ्रेडरिक एंजल्स ने कि निजी संपत्ति के उदय के साथ ही समाज में पुरुषों का वर्चस्व बढ़ा और महिलाओं का ऐतिहासिक पतन हुआ। मतलब वो पूंजीवाद के साथ महिलाओं के पतन की बात पितृसत्ता से उसको जोड़ते हैं कि जैसे जैसे निजी संपत्ति का या प्राइवेट प्रॉपर्टी का उदय होता है और उस पर पुरुषों का अधिकार हो जाता है, समाज में पुरुषों का वर्चस्व बढ़ जाता है और महिलाओं का ऐतिहासिक पतन शुरू हो जाता है और जिससे पारंपरिक पितृसत्तात्मक परिवार का जन्म होता है। ऐसी बात फ्रेडरिक एंजल्स कहते हैं और इन्होंने अपने शोध में किसके अध्ययन का प्रयोग किया है? लुइस मॉर्गन का, LH मॉर्गन का। अब कार्ल मार्क्स की मृत्यु देखिए 1883 में ही हो गई थी और ये किताब 1884 में प्रकाशित होती है। तो मार्क्स इसे सीधे तौर पे नहीं जुड़े हैं, लेकिन मार्क्स के जो छोड़े गए नोट्स थे, मार्क्स के जो छोड़े गए नोट्स थे और मॉर्गन की पुस्तक पर जो मॉर्गन की जो पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी, उस पर जो मार्क्स ने टिप्पणियां की थी, उस टिप्पणी और मार्क्स के द्वारा छोड़े गए नोट्स के आधार पर ही एंजल्स ने इस पुस्तक को पूरा किया था। ध्यान रखें इस बात को कि मार्क्स की कुछ टिप्पणियां थी, कुछ उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे और LH मॉर्गन की एंशिएंट सोसाइटी पर उनकी पुस्तक पर जो है इन्होंने कुछ बहुत सारी टिप्पणियां की थी, उसके आधार पर ही एंजल्स ने इसको पूरा किया था और तैयार किया था। इसके मुख्य लेखक जो है एंजल्स ही हैं। तो इसमें फिर एंटोनियो ग्राम्शी, अल्थुजर का नाम आता है, जिसपे हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये 2013 में इसका निर्माण हुआ। इसको एक बार ध्यान रखिए, POSH एक्ट भी कहा जाता है। और ये प्रश्न ये भी आता है कि ये जो अधिनियम बना, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश, और निर्देश कब दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा? 1997 में। और इसको विशाखा दिशा निर्देश कहा जाता है, विशाखा दिशा निर्देश कहा जाता है। उसी आधार पर इसको तैयार किया गया था, उसी के आधार पर इसको बनाया गया था। और इसमें 2010 से कोई संबंध नहीं है, 2015 से इसका कोई संबंध नहीं है। 2012 से संबंध ये है कि ये लोकसभा द्वारा इसको पारित किया गया था। इसी अधिनियम को 2012 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन अधिनियम के रूप में अस्तित्व में नहीं आया था ये। तो लोकसभा द्वारा 12 में पारित किया, ये बन नहीं पाया था पूरी तरह, 2013 में बन करके तैयार हुआ और लागू हुआ। तो 2013 इसमें सही है। अगला प्रश्न, कौन सा नारीवाद महिला और पुरुष दोनों के समान अधिकार पर केंद्रित है? कौन सा ऐसा फेमिनिज्म है which is concerned with equal right for both men and women? तो इसमें जो आंसर होगा वो उदार नारीवाद, क्योंकि उदार नारीवाद यह मानता है कि सभी मनुष्य, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, बुनियादी तौर पर समान होते हैं। महिलाओं के जो अधीनता का मुख्य कारण है वो कानूनी, राजनैतिक और शैक्षिक अवसरों में उनके साथ होने वाला भेदभाव है। कहने का मतलब यदि हमें मुझे कानूनी, राजनैतिक और शैक्षिक अगर अधिकार हम दे दें तो महिला पुरुष समान हो सकते हैं और समानता समाज में स्थापित की जा सकती है। इसीलिए ये मौजूदा जो लोकतांत्रिक और कानूनी ढांचा है, उस ढांचे के भीतर ही सुधार करके महिला और पुरुष दोनों के लिए समान अधिकारों की मांग करता है, मतदान के समान अधिकार की बात करता है और समान अवसर की वकालत करता है। मतलब कानून के समक्ष दोनों समान होने चाहिए,
दोनों को समान राजनीतिक मताधिकार या जो है मत देने का अधिकार, इक्वल राइट होना चाहिए, और अवसरों में भी दोनों के साथ समानता स्थापित की जानी चाहिए। और उसी ढांचे में जो वर्तमान ढांचा है सामाजिक व्यवस्था का, उसी ढांचे में सुधार करके ये समानता स्थापित करने की बात करता है। जैसे प्रथम तरंग नारीवाद है मैरी वॉलस्टक्रॉफ्ट का, उससे रिलेटेड है। और जो ये उग्र नारीवाद है, ये धारा ये मानती है कि हम महिलाओं के जो उत्पीड़न का जो मुख्य कारण है वो समाज की बुनियादी संरचना है, अर्थात पितृसत्ता है। पितृसत्ता ही एकमात्र कारण है महिलाओं के शोषण का, ये उग्र नारीवाद मानता है। ये केवल कानूनी अधिकारों से संतुष्ट नहीं होता है, राजनीतिक सामाजिक अधिकारों से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि पितृसत्तात्मक सामाजिक और पारिवारिक संरचना, ये जो पितृसत्तात्मक संरचना है, इसको पूरी तरह से बदलने या उखाड़ फेंकने की बात करता है। इसीलिए इसको उग्र नारीवाद कहा जाता है। और ये जो समाजवादी नारीवाद है, ये मानता है कि जो जेंडर उत्पीड़न है, महिलाओं का जो शोषण है, उसके लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। पहला है पूंजीवाद और दूसरा है पितृसत्ता। मतलब दोनों चीजें जिम्मेवार हैं, दोनों का गठजोड़ ही महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण है, ये समाजवादी नारीवाद ये मानता है। और जो मार्क्सवादी नारीवाद है, ये महिलाओं की पराधीनता का जो मुख्य कारण है उसे निजी संपत्ति अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था को कारण मानता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो उदारवादी नारीवाद है, ये कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक समानता की बात करता है और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में सुधार करके एक समतावादी समाज के निर्माण की, जिसमें महिला पुरुष दोनों समान हो, उनके समान अधिकार हो, उसकी बात करता है। उग्र नारीवाद जो है, जो वर्तमान जो संरचना है, पितृसत्तात्मक संरचना, उसको उखाड़ फेंकने की बात करता है, मतलब जस्ट जो है उसका विरुद्ध बात करता है, रेडिकल नारीवादी। और जो मार्क्सवादी नारीवाद है, ये पूंजीवादी व्यवस्था को, निजी संपत्ति को महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण मानता है। और समाजवादी जो नारीवाद है, ये दोनों का मिला जुला रूप, अर्थात उग्र नारीवाद और मार्क्सवादी नारीवाद दोनों का मिला जुला रूप है समाजवादी नारीवाद। तो इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें। अगला प्रश्न, फिर वही प्रश्न आया है। प्रश्न रिपीट है क्योंकि एक ही टॉपिक से संबंधित हैं, प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन है, और आप इसकी मेन थीम को समझें, जिससे आपके आने वाले प्रश्नों में आप इस आधार पर वहां अपने विकल्पों का चयन कर सकें। टू सोशल फेमिनिज्म, व्हाट इज द सेकंड सेंट्रल काज फॉर द अनइक्वल ट्रीटमेंट। समाजवादी नारीवाद के अनुसार असमानता का दूसरा प्रमुख कारण क्या है। अब इसके पहले मैंने चर्चा की कि जो समाजवादी नारीवाद है वो महिलाओं के दमन का जो मुख्य कारण किसको मानता है, पूंजीवाद को मानता है, पितृसत्ता को मानता है, और इसीलिए मैंने इसको क्रमागत रूप में रखा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समाजवादी नारीवाद के अनुसार असमानता का जो दूसरा प्रमुख कारण है, पहला प्रमुख कारण तो पूंजीवाद हो गया, लेकिन दूसरा प्रमुख कारण क्या है, वो है पितृसत्ता। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, पितृसत्ता दूसरा प्रमुख कारण। और ये पहला प्रमुख कारण है, पहला प्रमुख कारण पूंजीवाद है और दूसरा प्रमुख कारण पितृसत्ता है। कानून और धर्म ये जो है इससे कोई संबंध नहीं है, कानून का संबंध जो पहला नारीवाद है, जो उदार नारीवाद है, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, उदारवाद दो पृथक तत्वों का सम्मिश्रण है। उदारवाद दो पृथक तत्वों का सम्मिश्रण है। लिबरलिज्म इज द मिक्सचर ऑफ टू सेपरेट एलिमेंट्स, वन ऑफ देम इज डेमोक्रेसी एंड द अदर इंडिविजुअलिज्म। व्हिच स्टेटमेंट इज दिस। तो ये स्टेटमेंट जाता है मैकबर्न का। इसमें दो नाम आते हैं, मैक्स बेलोफ और विलियम मैकबर्न। इसमें बेलोफ का नाम भी आता है, मैक्स बेलोफ का भी नाम आता है। तो ये राजनैतिक विचारक हैं। इसमें प्रश्न है, उदारवाद क्या है, दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। पहला तत्व क्या है, लोकतंत्र, और दूसरा है व्यक्तिवाद। इन दो तत्वों का मिश्रण है। ये कथन किसका है, तो ये कथन मैक्सबर्न का है, विलियम मैकबर्न और मैक्स बेलोफ का है। इन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है फ्रॉम लूथर टू हिटलर, फ्रॉम लूथर टू हिटलर में उदारवाद की वैचारिक संरचना का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि उदारवाद दो अलग अलग तत्वों, जिसमें पहला लोकतंत्र है और दूसरा है व्यक्तिवाद, इन दोनों तत्वों से मेल से बना हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसमें ब्राइस किससे संबंधित हैं, तो ब्राइस जो है आधुनिक लोकतंत्रों की कार्यप्रणाली पे इनका अध्ययन है। इनकी जो पुस्तक है वो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है।
मॉडर्न डेमोक्रेसीज। और इसमें जॉर्ज सेवाइन, इनकी भी एक महत्वपूर्ण किताब कभी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी। उन्होंने उदारवाद के इतिहास की व्याख्या अवश्य की, लेकिन स्टेटमेंट उनका नहीं है। मैक्स वेबर के बारे में हम जानते ही हैं। मैक्स वेबर ने जर्मन समाजशास्त्री हैं जो नौकरशाही पर इनका अध्ययन है, रैशनलाइजेशन पर इनका अध्ययन है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स पर इनका अध्ययन है, और राजनीतिक दर्शन से इनका कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इसमें ऑप्शन मैकबर्न सही होगा, उदारवाद के बारे में जो स्टेटमेंट कहा है। इकोफेमिनिज्म शब्द किसने दिया? तो ये उत्तर होगा फ्रांसवा डी ओवन। फ्रांसवा डी ओवन ने अपनी किताब जो कि उन्होंने 1974 में लिखी थी, फेमिनिज्म और डेथ में, जो कि उन्होंने 1974 में लिखी थी, पहली बार उन्होंने इकोफेमिनिज्म शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि जो प्रकृति का विनाश है और जो महिलाओं का उत्पीड़न है, मतलब प्रकृति का विनाश और महिलाओं का उत्पीड़न, ये दोनों ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था की देन है। और यहीं से इकोफेमिनिस्ट शब्द उन्होंने दिया था इसी किताब में। इसमें फेमिनिज्म और डेथ उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में लिखी थी, ला फेमिनिज्म ला मॉर्ट। तो इसमें फेमिनिज्म और डेथ। उसके बाद ये वंदना शिवा। वंदना शिवा ये भारत की प्रमुख, बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरणविद और इको नारीवादी हैं। इन्होंने जुड़ी हैं। इन्होंने इस विचारधारा को भारत स्तर पर और वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूती थी। ये शब्द इन्होंने नहीं गढ़ा था, लेकिन इन्होंने भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर इसको बहुत आगे बढ़ाया, इसको विस्तारित किया। एन ओकले, वही जो इन्होंने जेंडर और सेक्स का शब्द में अंतर किया है। सोशियोलॉजी हाउसवर्क, सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क, घरेलू श्रम का समाजशास्त्र और जेंडर भूमिका की समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए जानी जाती हैं। और ये रेडिकल नारीवादी हैं, फायरस्टोन, द डायलेक्टिक्स ऑफ द सेक्स, जिन्होंने जैविक पुनरुत्पादन और तकनीक पर अपने विचार रखे थे। इसके बाद एकोफेमिनिज्म को आगे किसने बढ़ाया? देखिए वही प्रश्न फिर आ गया है। एकोफेमिनिज्म के को आगे बढ़ाने का श्रेय वंदना शिवा को जाता है। हमने इसके पहले चर्चा किया था, आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है। तो इसमें एनेस्था किंग का भी नाम आता है, लेकिन ये अमेरिका में जो है, अमेरिका में एनेस्था किंग ने इकोफेमिनिज्म की जो पहली मुख्य धारा की कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित कराई थी। लेकिन दक्षिण एशिया में देखा जाए या वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो, या अकादमिक विमर्श के रूप में इसको विस्तारित करने का जो काम किया है वो वंदना शिवा का है। इसमें ऑप्शन वंदना शिवा ही सही होंगे। वंदना शिवा की जो प्रमुख किताब है, वो जो बार बार पूछी जाती है, वो है स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। और ये नवदान्य आंदोलन से भी जुड़ी है, बार बार पूछा जाता है। नवदान्य आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन है, इसके बारे में अलग से भी पढ़ें। नवदान्य आंदोलन के माध्यम से इन्होंने पारिस्थितिकी नारीवाद को तीसरी दुनिया के संदर्भ में अधिक विकसित किया। अगर ये प्रश्न कभी आता है, इसके माध्यम से उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों में पारिस्थितिकीय नारीवाद को ज्यादा विस्तारित करने का प्रयास किया, और उन्होंने दिखाया कि कैसे जो विकास का आधुनिक मॉडल है और प्रकृति का दोहन है, जो विकास का आधुनिक मॉडल है उसकी वजह से जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसका सबसे पहला और गहरा असर ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। ऐसी बात वंदना शिवा करती हैं। एन ओकले के बारे में और सुलामित फायरस्टोन के बारे में चर्चा उसके पहले कर चुके हैं। अगला प्रश्न, मारिया मीज किस नारीवाद से जुड़ी हैं? मारिया मीज किस नारीवाद से जुड़ी हैं? तो ये भी इकोफेमिनिज्म से ही जुड़ी हैं। मारिया मीज के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। अब इसमें जो उग्र नारीवाद है, इसमें फायरस्टोन और केट मिलेट का नाम आता है। समाजवादी नारीवाद में आप एंजल्स को, मार्क्स को ले सकते। समाजवादी नारीवाद जो कि पितृसत्ता और पूंजीवाद के गठजोड़ को कारण मानता है। और इकोफेमिनिज्म, जो इकोफेमिनिज्म है, ये जर्मन समाजशास्त्री मारिया मीज से संबंधित होता है। नारीवाद के बड़े चेहरों में इनको गिना जाता है। इनका जो सबसे प्रमुख काम है वो भारत की जो पर्यावरणविद हैं, इकोफेमिनिज्म हैं, वंदना शिवा, उनके साथ मिल करके एक किताब लिखी थी, मारिया मीज और वंदना शिवा, इकोफेमिनिज्म। 1993 में ये किताब इन्होंने मिल करके लिखी थी। उन्होंने इसमें दिखाया है कि किस प्रकार से पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के श्रम और प्रकृति दोनों का समान तरीके से दोहन करती है। जो पितृसत्तात्मक पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है
वो महिलाओं का भी समान रूप से शोषण करती है और प्रकृति का भी समान रूप से शोषण करती है। और उदार नारीवाद के बारे में चर्चा हम कर ही चुके हैं। अगला प्रश्न आते हैं, स्टेइंग अलाइव किसने लिखी? तो इस प्रश्न में भी चर्चा मैंने किया था, ये वंदना शिवा की है। स्टेइंग अलाइव, वुमेन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इनकी जो पूरी किताब का नाम है। और इसमें फ्रांसवा डी ओवेन का नाम अभी इसके पहले आया था, इन्होंने इकोफेमिनिज्म शब्द गढ़ा था। वंदना शिवा जिन्होंने इस विचारधारा को वैश्विक स्तर पर फैलाया, तीसरी दुनिया के देशों में नौदान्य आंदोलन के माध्यम से इसको विस्तारित, नौदान्य आंदोलन और तीसरी दुनिया के देशों में इकोफेमिनिज्म को बढ़ावा दिया, इन्होंने पूरी तरह विस्तारित किया। एन्ने ओकले, सलामित फारिस्टोन इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। घरेलू हिंसा के सबसे सामान्य शिकार कौन होते हैं? केवल पुरुष, केवल बच्चे, अधिकांश महिलाएं, केवल बुजुर्ग? इसमें केवल केवल शब्द लिखा, ज्यादातर अधिकांश महिलाएं ही घरेलू हिंसा के शिकार होती हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी पहल है? मेक इन इंडिया इससे संबंधित नहीं है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इससे संबंधित है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सरकारी पहल की गई है। ये कब स्थापित हुई इसके बारे में भी हमको चर्चा करना चाहिए। डिजिटल इंडिया, ये इससे भी संबंधित नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान नहीं संबंधित है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल है। किस नारीवाद ने इनलाइटनमेंट मूल्यों की आलोचना की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें इनलाइटनमेंट मूल्यों की आलोचना उत्तर आधुनिक नारीवाद करते हैं। इसमें जो उदारवादी नारीवाद है, ये इनलाइटमेंट के तार्किक और व्यक्तिगत स्वायत्तता के मूल्यों पर ही आधारित होता है, क्योंकि प्रबोधन युग की शुरुआत ही है, तो ये पूरी तरह से इसको पोषित करता है। इनलाइटनमेंट मूल जो प्रबोधन युग, जिसमें लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजगता आई, शोषण के प्रति सजगता आई, समाज में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना आई, जिसके कारण तो वो जो तार्किक मूल्य थे, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता के मूल्य थे, ये इनलाइटनमेंट के महत्वपूर्ण मूल्य थे, जिसका उदारवादी नारीवाद ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। उसी पे आधारित ही था मेरी वॉलस्टक्रॉफ्ट का जो विचार था। ये इन मूल्यों की आलोचना नहीं करता, बल्कि इन्हें महिलाओं पर भी लागू करने की मांग करता है। और जो युग्र नारीवाद है और मार्क्सवादी नारीवाद है, इसने पितृसत्ता और पूंजीवादी संरचना पर प्रहार करते हैं। ये ज्ञान मीमांसा के स्तर पर प्रबोधन काल के जो सार्वभौमिक सत्य है उसको पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं। लेकिन जो ये उत्तर आधुनिक नारीवाद है, पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिज्म है, ये धारा प्रबोधन काल के महान आख्यानों को और जो सार्वभौमिकता के मूल्य, सार्वभौमिकता, वस्तुनिष्ठता, ये जो मूल्य हैं, या फिर तार्किकता, इनकी ये जो दावे हैं इसकी आलोचना करता है। उत्तर आधुनिक नारीवादियों का मानना है कि प्रबोधन काल के ये जो मूल्य हैं, ये केवल और केवल श्वेत यूरोपीय पुरुषों के अनुभवों पर आधारित है। इसमें और किसी नस्ल, प्रजाति और किसी क्षेत्र के लोगों का इसमें कोई योगदान, कोई अनुभव नहीं है, और जो जेंडर और पहचान की बहुलता और विविध वास्तविकताओं को दबाते हैं। अर्थात जो श्वेत यूरोपीय पुरुषों ने शुरुआती दौर में अनुभव किया था अपने व्यक्तिगत जीवन में, प्रबोधन युग में उन्हीं मूल्यों को समाहित किया गया है। तो इस महान आख्यानों का खंडन करता है, सार्वभौमिकता का खंडन करता है, वस्तुनिष्ठता का खंडन करता है, तार्किकता का खंडन करता है, और कहता है कि इसी आधार पर जेंडर पहचान को निर्मित किया गया है। इसी वजह से तो आजकल उत्तर आधुनिक नारीवाद में क्वीर थ्योरी और विभिन्न यौनिकता का जो विचार है वो निकल के आ रहा है, LGBTQ आदि का विचार निकल के आ रहा है। तो इनलाइटन मूल्यों की आलोचना उत्तर आधुनिक नारीवाद करता है। अगला प्रश्न है, बॉडीज दैट मैटर किसने लिखा? तो ये किताब लिखी थी जूडिथ बटलर ने। जूडिथ बटलर ने ये किताब लिखी थी, और इनका जो बॉडीज दैट मैटर जो पूरी किताब है, इसका नाम है बॉडीज दैट मैटर ऑन द डिस्कर्सिव लिमिट ऑफ सेक्स, जो कि उन्होंने 1993 में लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी जो पिछली कृति थी, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी, जेंडर ट्रबल, जो किताब उन्होंने लिखी थी, और जिसमें उन्होंने जेंडर परफॉर्मेटिविटी का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए तर्क दिया था कि केवल जेंडर ही नहीं, बल्कि जैविक लिंग, ये जो बायोलॉजिकल सेक्स है, ये भी सांस्कृतिक रूप से निर्मित और परिभाषित होता है। जैसे अभी तक जितने नारीवादी विचारक थे वो मानते थे कि जेंडर ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है, ये उसमें और आगे बढ़ती हैं और बताती हैं
की बॉडीज दैट मैटर में कि जो ये बायोलॉजिकल सेक्स है, जैविक लिंग है, ये भी सांस्कृतिक रूप से निर्मित और परिभाषित होता है। और इसमें अन्य ओकले की किताब है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी एंड द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क, 2 किताबें इनकी हैं, महत्वपूर्ण है। किताबों का नाम याद रखें, उससे जो है याद रहेगा कि क्या इन्होंने किस पर विचार व्यक्त किए हैं, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। और एक किताब लिखी द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क, घरेलू श्रम, हाउसवर्क, द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क। 2 किताबें इनकी महत्वपूर्ण हैं। ये 1972 में लिखी थी, ये शायद 76-76 में, क्लियर नहीं है, ये 1972 में लिखी थी, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। और जूडिथ बटलर का किताब है ही बॉडीज दैट मैटर ऑन द डिस्कर्सिव लिमिट ऑफ सेक्स, जेंडर ट्रबल इसके पहले लिखी थी उन्होंने। जेंडर परफॉर्मेटिविटी का सिद्धांत देते हैं और ये तृतीय तरंग नारीवाद से रिलेटेड है। सुलामित फायरस्टोन, द डायलेक्टिक ऑफ द सेक्स, द केस फॉर फेमिनिस्ट रिवोल्यूशन, इनकी जो पूरी किताब द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, द केस फॉर फेमिनिस्ट रिवोल्यूशन, 1970 में किताब इन्होंने लिखी थी। और जो जूलिया क्रिस्टीवा है, ये फ्रांसीसी नारीवादी हैं और ये मनोविश्लेषक, मनोविश्लेषण भी, साइकोएनालिसिस भी करते हैं, साइकोएनालिस्ट भी हैं। और इन्होंने, इनकी जो किताबें हैं वो डिजायर इन लैंग्वेज है, पावर्स ऑफ हॉरर है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, पावर्स ऑफ हॉरर एंड डिजायर इन लैंग्वेज एंड पावर ऑफ हॉरर्स। तो इसमें जूडिथ बटलर, इस किताब, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, याद रखें। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता देता है? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे। ये जो अनुच्छेद 15 है, ये भेदभाव को रोकता है, भेदभाव पर रोक, भेदभाव पर रोक लगाता है। किसी भी राज्य जो है लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा इसमें चर्चा है। इसमें और अंदर से जब प्रश्न पूछा जाता है तो 15(4) ज्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में जरूर पढ़ें। 15(4) किससे रिलेटेड है? जिसमें जो समाज में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनके लिए स्पेशल प्रावधान करने की बात करता है। ये इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा, ऐसी बात इसमें की जाती है। 16, ये सार्वजनिक रोजगार, जो पब्लिक सेक्टर में जो रोजगार हैं उस पर, उसमें आरक्षण की बात करता है पब्लिक सेक्टर में। और इसमें बाद में एक जोड़ा गया था 16(4), जो निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करता है। 16(5), 16(4) में, और जो ये आर्टिकल 21 है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, मूल अधिकारों में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 करता है। महिलाओं की शिक्षा निम्नलिखित में से योगदान देती है? राष्ट्रीय विकास में, लैंगिक समानता में, आर्थिक समृद्धि में, उपयुक्त सभी में। ये सभी से रिलेटेड, जब महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय विकास भी होगा और लैंगिक समानता भी स्थापित होगी, स्त्री पुरुष समान होंगे। आर्थिक वृद्धि भी होगी, क्योंकि देश की आधी जनसंख्या है, किसी भी समाज की आधी जनसंख्या, लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की होती है। अगर उनमें शिक्षा आएगी तो वो भी आर्थिक समृद्धि में अपना संपूर्ण योगदान देंगे, जिससे देश विकास करेगा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, जेंडरिंग कास्ट किसने लिखा? तो इसमें ऑप्शन सही है, उमा चक्रवर्ती। लीला दुबे, इरावती कर्वे, वंदना शिवा, ये सभी महत्वपूर्ण महिलावादी हैं। इसमें जेंडरिंग कास्ट में उमा चक्रवर्ती ने ये बताया है कि भारतीय समाज में जाति और लिंग के बीच गहरा जो अंतर संबंध है और इस व्यवस्था द्वारा महिलाओं का जो दमन है उसका ऐतिहासिक विश्लेषण इन्होंने किया है। लीला दुबे ने नातेदारी, परिवार और लिंग पर महत्वपूर्ण काम किया है। इनकी जो प्रसिद्ध लेख है इनका, जिससे महत्वपूर्ण मतलब प्रसिद्धि मिली है, वो है सीड एंड अर्थ। इसमें उन्होंने पुरुष और महिला की प्रजनन भूमिकाओं के सामाजिक अर्थ को समझाया है। और इरावती कर्वे के बारे में हम जानते हैं, ये मानव विज्ञानी हैं, महिला समाजशास्त्री हैं, भारत की पहली महिला समाजशास्त्री इन्हें माना जाता है। इनकी जो कालजयी कृति है वो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953, जिसमें इन्होंने नातेदारी के बारे में विश्लेषण किया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया है, जो जानते हैं 4 भागों में बांट करके 4 क्षेत्रों के आधार पर इन्होंने नातेदारी व्यवस्था का वर्णन किया है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र को इन्होंने शामिल नहीं किया है। उत्तर, दक्षिण, मध्य और पूर्वी
4 नातेदारी क्षेत्रों का चर्चा उन्होंने की है। वंदना शिवा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इकोफेमिनिज्म को विस्तृत करने का मुख्य काम इन्होंने किया है। पारिस्थितिक नारीवादी हैं, पर्यावरणविद हैं, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो स्टेइंग अलाइव, वुमेन, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो इसमें उमा चक्रवर्ती ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये सरल क्वेश्चन है, 2005 में ये पारित हुआ। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण ध्यान ये रखिएगा कि भारतीय संसद द्वारा 2005 में इसे पारित किया गया है, और इसका जो पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। कभी कभी परीक्षा में इसको लागू होने की तिथि भी पूछी जाती है। लागू होने की तिथि भी पूछी जाती है। लागू होने की तिथि अगर पूछा जाए तो इसको आप, ये जो लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006, ये बात का ध्यान रखें। घरेलू हिंसा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू होता है। कभी कभी प्रश्नों में परिवर्तन आ जाता है, और इसका उद्देश्य यही था कि पारिवारिक और घरेलू संबंधों, जैसे कि पति हैं या सगे संबंधी हैं, इस संबंधों के भीतर महिलाओं को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, यौनिक रूप से या आर्थिक दुर्व्यवहार के रूप से, या आर्थिक दुर्व्यवहार हो या आर्थिक हिंसा हो, इससे कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। दहेज निषेध अधिनियम कब बनाया गया? कब बना? तो ये ऑप्शन सरल है, 1961 में दहेज अधिनियम बनता है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो अधिनियम है वो पारित हुआ, दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पारित हुआ 1 मई 1961 को, और लागू हुआ 1 जुलाई 1961। तो दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य समाज में दहेज देने और लेने की प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना और दंडनीय बनाना था। हाँ, इस कानून को और कड़ा बनाने के लिए संशोधन भी किया गया बाद में। 1984 में संशोधन किया गया और 1986 में। तो कभी प्रश्न बदल भी सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 1984 और 1986 भी इससे संबंधित हैं, जिसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, और आईपीसी की धारा, दो धाराएं इसके साथ संबंधित है, इसको भी ध्यान रखें कि 304, जिसमें इसको दहेज मृत्यु को जोड़ा गया, और 498 इसमें क्रूरता शामिल है, क्रूरता को जोड़ा गया, क्रूरता अगर कोई करता है तो इसमें दो धाराएं जोड़ी गई, और 1984 और 1986 दो बार इसमें संशोधन भी किया गया। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्रीय विकास लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में माना गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें पूछा जा रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली बार की गई? तो नवी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली बार महिला कल्याण से, या महिलाओं के विकास को जो सशक्तिकरण के साथ जोड़ा गया, महिला विकास को सशक्तिकरण के साथ जोड़ा गया। इसके पहले महिलाओं के विकास की बात की जाती, वुमेन्स डेवलपमेंट की बात की जाती थी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात नवी पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई, और इसको एक केंद्रीय विकास लक्ष्य के रूप में इसको शामिल किया गया। इसी योजना के दौरान राज्यों को महिला घटक योजना शुरू करने का भी बात की गई थी। महिला घटक योजना, महिला घटक योजना की बात भी शुरू करने का निर्देश दिया गया कि कम से कम 30% फंड महिलाओं पे खर्च किया जाए, महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाए 30% फंड। अब इसमें अगर हम महिला विकास की दृष्टि से देखें तो इसमें जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना से पहले महिला कल्याण की बात की जाती थी। उसके बाद महिला कल्याण से हटकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की जो बुनियादी जरूरतें हैं और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना शुरू किया गया था। और 7वीं योजना में सबसे पहली बार महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लाभार्थी बनाने के बजाय पहले इनको लाभार्थी की बात की जा रही थी कि लाभार्थी हों, उसके बाद उससे हट करके हम गए सक्रिय भागीदार बनाने की ओर। सक्रिय भागीदार बनाने के लिए महिलाओं को लक्ष्य निर्धारित किया गया। और जो 10वीं योजना है, जब सशक्तिकरण की बात आ गई तो इस सशक्तिकरण के लक्ष्य को और आगे बढ़ाते हुए कुछ इंडिकेटर्स तय किए गए, और महिलाओं के अधिकारों को कानूनी संरक्षण अधिक प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण योजनाओं में लागू किया गया। अगला प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरसेक्शनैलिटी एक शब्द है जिसको 1989 में किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये
किम्बरले क्रेशा द्वारा गढ़ा गया था। इंटरसेक्शनलिटी क्या है? तो इंटरसेक्शनलिटी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का जो उत्पीड़न है या कोई विशेषाधिकार प्राप्त कर रहा है या कोई उत्पीड़ित है, तो ये केवल एक कारक, जैसे केवल लिंग के आधार पर या केवल जाति के आधार पर ही तय नहीं होता है, बल्कि जाति, वर्ग, लिंग, नस्ल, प्रजाति जैसी विभिन्न जो सामाजिक आइडेंटिटीज हैं, सोशल आइडेंटिटीज हैं, सामाजिक पहचान है, ये आपस में जुड़ करके, इंटरसेक्ट होकर के, आपस में जुड़ करके उत्पीड़न का एक अनूठा स्वरूप बनाती है। अर्थात जो उत्पीड़न होता है वो किसी एक कारक से नहीं होता है, उसमें सभी चीजें मिल करके इंटरसेक्शनलिटी के आधार पर शोषण होता है, मतलब उत्पीड़न का एक अनूठा स्वरूप बनता है। ये सबसे पहली बार किम्बरले क्रेशा ने अपनी किताब डिमार्जिनलाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड सेक्स, डिमार्जिनलाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ सेक्स एंड रेस में सेक्स में इंटरसेक्शनलिटी की अवधारणा दी थी, जिसके बारे में हमने चर्चा की। सुलामित फार्टोन रेडिकल नारीवादी, जिसके बारे में चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन से जुड़ती हैं, इनको आप जैविक पुनरुत्पादन की जो अवधारणा है इनकी है जैविक पुनः, ध्यान रखें। टालकट पार्सन्स ये संरचना प्रकारवादी हैं। इन्होंने, हमने बताया था, परिवार में लैंगिक भूमिकाओं की को प्रकारात्मक मानते हुए दो प्रकार की भूमिका की चर्चा उन्होंने की थी, इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड एक्सप्रेसिव रोल। इंस्ट्रूमेंटल रोल जो है वो पुरुष अदा करता है और महिलाएं जो है अभिव्यक्तात्मक या एक्सप्रेसिव रोल को अदा करती हैं, जो भावनाओं से रिलेटेड होता है। एंथोनी गिडेंस जो है स्ट्रक्चरेशन के लिए संबंधित है। इसके बारे में आप चर्चा दो प्रकार की भूमिका की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव। एंथोनी गिडेंस रचनाकरण की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं और लेट मॉडर्निटी पर भी इनका अध्ययन है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी है जिसमें यह देखा जाता है कि लिंग और जैविक सेक्स के बारे में धारणाएं और अपेक्षाएं महिलाओं और पुरुषों के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? मतलब एक क्या है, बहुविषयक अध्ययन जिसमें ये देखा जाता है कि लिंग और जैविक सेक्स के बारे में धारणा और अपेक्षा महिलाओं और पुरुषों के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा जेंडर अध्ययन, जेंडर स्टडीज। जेंडर अध्ययन क्या है? ये एक बहुविषयक क्षेत्र है जो ये विश्लेषण करता है कि समाज कैसे लिंग जो एक सामाजिक निर्मिति है, जेंडर जो एक सामाजिक निर्मिति है, और जो सेक्स जो कि जैविक है को परिभाषित करता है। ये केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। हम जब कभी जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो हम केवल महिलाओं तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन नहीं, अब ये पुरुषों, महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों जैसे LGBTQs, जिसको क्वेयर थ्योरी कहते हैं, क्वेयर कहते हैं, से जुड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं का समग्र अध्ययन करता है। ये जो सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज है, ये इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और ये सभी जो सोशल साइंसेस के, इसमें सभी का समावेश होता है। ये कोई जेंडर या सेक्सुअल पॉलिटिक्स पर केंद्रित नहीं है। महिला अध्ययन संबंधित है। जेंडर स्टडीज का अगर उद्भव देखा जाए तो महिला अध्ययन से ही स्टार्ट होता है, वुमेन स्टडीज से ही स्टार्ट होता है, और उद्भव उसका वास्तव में विमेन्स स्टडीज से ही हुआ है। लेकिन महिला अध्ययन मुख्य रूप से महिलाओं के अनुभवों, उनके इतिहास के बारे में या उनके अधिकारों पर केंद्रित है, जबकि इस अध्ययन को और व्यापक बना करके पुरुषों और अन्य लैंगिक पहचानों तक विस्तारित कर करके इसको जेंडर स्टडीज के रूप में शामिल किया गया है, तभी ये जेंडर स्टडीज कहलाता है। तो इसमें महिला अध्ययन की बजाय जेंडर स्टडीज ये और विस्तृत विकल्प हो जाता है, जिसमें महिला, पुरुष या जितने भी प्रकार के लिंगीय पहचान है सबको शामिल करता है, केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है क्या? जैविक और शारीरिक विशेषताओं को क्या दर्शाता है? सेक्स। सेक्स जो है किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है। जेंडर क्या है? किसी व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। जेंडर का क्या अर्थ है? वही अगला प्रश्न आ गया, जेंडर का क्या अर्थ है? व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताएं, महिलाओं और पुरुषों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नता, सेक्स के आधार पर निर्धारित भूमिकाएं जिसमें वर्गीकरण सामाजिक होता है, जैविक नहीं। हाँ देखिए, ये भी ऑप्शन सामाजिक होता है, जैविक नहीं। और यहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नता महिलाओं और पुरुषों के बीच, और इसमें यहाँ पे लिखा है ऐसी भूमिकाएं जो कि सामाजिक होती हैं, जैविक नहीं है। तो जेंडर का अर्थ, ये दोनों जेंडर का अर्थ ही बता रहा है, लेकिन इसमें दोनों में सबसे बेस्ट कौन होगा? तो मेरी समझ में सबसे बेस्ट बी होगा, क्योंकि ये सामाजिक, सांस्कृतिक दोनों प्रकार की भिन्नताओं को शामिल कर रहा है।
और ये केवल भूमिकाओं से संबंधित है, तो ये सबसे ज्यादा सटीक उत्तर इसका बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की स्वयं की पहचान है क्या? किसी व्यक्ति की स्वयं की पहचान क्या है? जेंडर भूमिका, सेक्स भूमिका, जेंडर पहचान और यौनिकता। अब इसमें पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति की स्वयं की पहचान है कि वो एक पुरुष या महिला के रूप में है, या लड़का और लड़की के रूप में है, या इनका मिश्रण है, या इन दोनों के बीच बदलते रहने वाला, या हम हर क्षण जो है कुछ समय के बाद बदल जाने वाला स्वरूप है, या इन श्रेणियों से बाहर है, या लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं है, कुछ इनसे बाहर है, ये वास्तविक जैविक सेक्स से अलग होता है। तो ये क्या है? जेंडर आइडेंटिटी है। ये जेंडर आइडेंटिटी इसमें ऑप्शन होगा। जेंडर आइडेंटिटी क्या है? ये किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के जेंडर के प्रति आंतरिक और गहरा व्यक्तिगत एहसास होता है। जेंडर पहचान क्या है? ये किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के जेंडर के प्रति, अपने स्वयं के लिंग के प्रति आंतरिक और गहरा व्यक्तिगत एहसास है। ये पूरी तरह से आत्म अवधारणा पर निर्भर है। ये कंसेप्शन जो है पूरी तरह से आत्म पर निर्भर है। ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के जन्म के समय निर्धारित जैविक सेक्स से वो मेल खाता हो। अगर वो लड़का है, जैविक रूप से वो लड़का है, तो उसकी जो सेल्फ कंसेप्शन है, आत्म अवधारणा है, वो लड़के के रूप में मेल खाती हो। बल्कि व्यक्ति खुद को पुरुष, महिला या दोनों का मिश्रण या इन श्रेणियों से परे मान सकता है। और जो जेंडर भूमिका है, ये इसका संबंध समाज द्वारा तय की अपेक्षाओं से होता है कि एक पुरुष को क्या करना चाहिए, एक महिला को क्या करना चाहिए। तो जेंडर भूमिका समाज द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षाएं होती हैं। और सेक्स भूमिका क्या है? ये बायोलॉजिकल है कि पुरुष जो है और महिला का जो बायोलॉजिकल अंतर है वो सेक्स भूमिका। और यौनिकता, सेक्सुअलिटी क्या है? इसका संबंध किसी व्यक्ति का यौन आकर्षण या उसकी प्राथमिकताओं से तय होता है, न कि उसकी अपनी पहचान से। उसकी पहचान अलग हो सकती है और व्यक्ति का यौन आकर्षण अलग हो सकता है, तो ये सेक्सुअलिटी से संबंधित है। जेंडर पहचान शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। रॉबर्ट जे स्टेलर ने सबसे पहले जेंडर आइडेंटिटी की बात की थी। ये मनोविश्लेषक थे। इन्होंने 1963 में इंटरनेशनल साइको एनालिटिकल कांग्रेस में सबसे पहले जेंडर आइडेंटिटी शब्द का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक बाद में इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी, इस शब्द का बाद में उसमें ज्यादा व्यापक ढंग से प्रयोग किया है। उनकी पुस्तक है सेक्स एंड जेंडर, किताब लिखी। इस पूरी किताब का नाम है ऑन द डेवलप ऑफ मैस एंड फेमिनिटी 19। इसमें इन्होंने फिर जेंडर आइडेंटिटी शब्द का विस्तृत रूप से प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने जैविक सेक्स और सामाजिक मनोवैज्ञानिक जेंडर के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। और इसमें कैट मिलेट के बारे में चर्चा, जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, उनकी किताब है सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1972। सेक्सुअल पॉलिटिक्स नामक किताब के लिए जानी जाती हैं। सेक्स एंड जेंडर एंड सोसाइटी, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी ये नेओक्ले की है। सेक्स एंड जेंडर रॉबर्ट जे स्टॉलर की है। और क्रेशा ने जो है इंटरसेक्शनलिटी की अवधारणा दी है, जिसके बारे में इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार अभी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम इसको अब इसी पे समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आने वाली परीक्षाओं में बहुत लाभदायी सिद्ध होंगे। कुछ क्वेश्चंस में एक थीम बनती है, अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं तो एक थीम भी बनती है और प्रश्न भी हल होते हैं। प्रश्न की प्रकृति कैसी होगी ये भी जानने को मिलता है। इसमें बहुत कठिन प्रश्न नहीं बनाए गए हैं, वैचारिक नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान देना है। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देख करके आप लोगों को लाभ होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए ट्रेंड के साथ।